तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस। तो जो यहाँ पे साउंड है वो यहाँ पे क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो यहाँ पे साउंड है वो हमारे यहाँ पे क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुनते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे वाइब्रेट करता है तो उससे हमारे यहाँ पे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे जो आसपास के मीडियम पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे बैक एंड फोर्थ में रैपिडली मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो साउंड वेव्स है वो यहाँ पे आगे ट्रेवल कर पाती है। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे यहाँ पे मेटल ऑब्जेक्ट है। इसको अगर मैं यहाँ पे हैमर से स्ट्रक करूँगा तो ये हमारे यहाँ पे क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। जब ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, इससे हमारे यहाँ पे क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी हमारे यहाँ पे, साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, इसके आसपास का जो यहाँ पे मीडियम है, मान लो यहाँ पे आसपास हमारे यहाँ पे क्या एयर है। एयर में जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे इसमें मीडियम का काम करेंगे। तो वो मीडियम हमारे यहाँ पे क्या होंगे, सबसे पहले कंप्रेस होंगे, फिर रेयरफेक्शन होंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे हैमर को स्ट्रक करा, इसके पास के जो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स थे वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सबसे पहले कंप्रेस हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होंगे, रेयरफेक्शन होंगे। फिर दोबारा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। और इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे साउंड वेव ट्रेवल करेगा। ये हमारा कंप्रेस हो गया, ये रेयरफेक्शन हो गया, ये हमारे यहाँ पे फिर से क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। और ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, बैक एंड फोर्थ में रैपिडली मूव करते हैं, जिसको हम यहाँ पे कंप्रेस और रेयरफेक्शन कह सकते हैं। बैक एंड फोर्थ में रैपिडली मूव करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे साउंड वेव है वो हमारे यहाँ पे आगे की तरफ क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। तो ये तो हमारे यहाँ पे हो गया साउंड। अब हमें बताना है कि ये प्रोड्यूस किस किस से हो सकता है। तो यहाँ पे बोला गया हाउ इज इट प्रोड्यूस, तो यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एग्जाम्पल में। तो जो यहाँ पे सितार में स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती है, उसकी वजह से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्लूट में जो हमारे यहाँ पे एयर वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ड्रम में जो मेम्ब्रेन होती है ऊपर की, उसको जो हम यहाँ पे पीटते हैं, वो वाइब्रेट करता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस करता है। और सिम्बल्स आपने यहाँ पे देखा होगा, कीर्तन में जो हम यहाँ पे बजाते हैं, उसकी जो यहाँ पे प्लेट्स है वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से वो भी हमारे यहाँ पे क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, तो यहाँ पे जब भी साउंड प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, जब भी यहाँ पे क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो होप आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम हाउ कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर अ सोर्स ऑफ साउंड। तो हमें यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से बताना है, जो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है एयर में, उसमें हमारे यहाँ पे कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ये चीज़ यहाँ पे है क्या। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं। इसमें हमारे यहाँ पे दो प्रोंग्स होते हैं, ए एंड बी, जो यहाँ पे ऊपर के साइड में दिख रहा होगा। ये हमारा यहाँ पे पहला पार्ट है। तो जो हमारे यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क है वो अभी हमारे यहाँ पे वाइब्रेट नहीं कर रही, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो ट्यूनिंग फोर्क है इसको यहाँ पे किसी भी चीज़ से स्ट्रक नहीं किया, तो ये वाइब्रेट नहीं कर रही। ये हमारी अभी किस में, नॉर्मल पोजीशन पे है। जब ये हमारे यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन में है, जो हमारे यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स हैं, इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड वाले पार्ट में जो हमारे यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रबर पैड से स्ट्रक करेंगे। जब हम यहाँ पे इसको रबर पैड से स्ट्रक करेंगे, तो जो यहाँ पे पास के एयर पार्टिकल्स हैं उसमें आपको यहाँ पे कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन दिखना चालू होगा। तो जो हमारे यहाँ पे प्रॉन्ग्स ए है, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे यहाँ पे क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे एयर है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। और इसमें जो यहाँ पे डेंसिटी है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। और आगे के जो पार्टिकल्स है वो अभी तक यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। और धीरे धीरे यहाँ पे होकर के जो पार्टिकल्स है वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, बैक एंड फोर्थ होंगे। और रैपिडली यहाँ पे क्या होगा, जो साउंड वेव्स है वो यहाँ पे मूव करेगा। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे प्रॉन्ग ए वो हमारा मूव्स आउट हो रहा है, मतलब बाहर की साइड जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है एयर में, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, जब ये आउटसाइड आए तो ये हमारे यहाँ पे अब अंदर की साइड भी आएगा। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे प्रॉन्ग ए है वो हमारा यहाँ पे इनर साइड में आएगा, तो जो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन की जगह क्या प्रोड्यूस होगा, रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब जो पार्टिकल्स है वो अब यहाँ पे दूर दूर हो गए, और जो डेंसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, कम हो गई। यहाँ पे हमारी यहाँ पे क्या होगी, लो डेंसिटी होगी। और उसके बाद जो यहाँ पे कंप्रेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, आगे वाले पार्टिकल्स में होगा। और इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे साउंड वेव्स है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो ये हमारे यहाँ पे तीसरा पार्ट था। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में जो हमारे यहाँ पे ए एंड बी प्रॉन्ग्स दिख रहे हैं वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इन एंड आउट हो रहे हैं, मतलब अंदर और बाहर हो रहे हैं।
जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे आसपास के एयर पार्टिकल्स हैं, उसमें आपको यहाँ पे रेयरफेक्शन कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। और जो साउंड वेव्स है वो हमारे यहाँ पे आगे की साइड क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो जो हमारे यहाँ पे फोर्थ डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या है, नेट रिजल्ट है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क का। रेयरफेक्शन में जो हमारे यहाँ पे एयर पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से जो डेंसिटी होती है वहाँ पे कम होती है। कंप्रेशन में यहाँ पे एयर पार्टिकल्स पास होने की वजह से डेंसिटी यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे बैक एंड फोर्थ में रैपिडली मूव करेगा और साउंड वेव्स हमारे यहाँ पे क्या होगी, आगे की तरफ ट्रेवल करेगी। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। जब हमारा यहाँ पे प्रोंक्स ए बाहर की साइड होता है तो वहाँ पे क्या होती है, एयर कंप्रेस हो जाती है। और जब अंदर की साइड होता है तो वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होती है। और उस वक्त वहाँ पे लो डेंसिटी होती है, और जब कंप्रेस होता है तो उस समय हाई डेंसिटी होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी साउंड का जो सोर्स होता है वो हमारे यहाँ पे कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन एयर में इस तरीके से प्रोड्यूस करता है। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट के जरिए शो करना है कि यहाँ पे जो साउंड्स है उसको यहाँ पे किसी भी तरह का मटेरियल मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। तो इसको हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे साउंड को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। साउंड को यहाँ पे क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। और वो मीडियम यहाँ पे कौन कौन से होंगे, मैं यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे अगर मीडियम की बात कर ले तो हमारे पास 3 मीडियम होते हैं बेसिकली। एक तो यहाँ पे हो गया हमारा सॉलिड, सेकंड मीडियम यहाँ पे क्या हो गया हमारा लिक्विड, और थर्ड मीडियम यहाँ पे हमारा क्या हो गया, गैस हो गया। ठीक है, ये 3 मीडियम में आपने देखा होगा, तीनों मीडियम में यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे मैटर से बने होते हैं, और मैटर या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। अब ये होता क्या है, इस मीडियम में यहाँ पे साउंड ट्रेवल कैसे कर पाती है, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आपने देखा होगा जो सॉलिड होता है वो यहाँ पे इसके जो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं। क्या होते हैं, काफ़ी पास पास होते हैं, जिसकी वजह से इसमें साउंड भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक क्या है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या हुआ, साउंड वेव यहाँ पे ये अटैच है इससे, और यहाँ पे साउंड वेव प्रोड्यूस हुई। तो ये यहाँ पे क्या होगी, जो उसकी वेव होगी काफ़ी तेज़ी से दूसरे एंड पर ले जाएगा, दूसरे एंड पे ले जाएगा। तो इसका मतलब जो वेव को कैरी कर रहा है वो यहाँ पे कौन कर रहे हैं, पार्टिकल्स कैरी कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैसेस में भी होते हैं। बट आपने देखा होगा जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं। इसलिए जो इसकी स्पीड भी होती है साउंड की लिक्विड में वो थोड़ी कम होती है सॉलिड के मुकाबले, और सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। देखा होगा आपने, पढ़ा भी होगा कि गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से जो साउंड जो ट्रैवल करता है गैस में वो काफ़ी स्लो करता है। और यहाँ पे मैं कुछ एक्टिविटी के बारे में बात करूँगा। तो जो पहली हमारी एक्टिविटी थी यहाँ पे क्या था, हमारा टॉय टेलीफोन। क्या है हमारे यहाँ पे, टॉय टेलीफोन है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे साउंड कैसे ट्रैवल करता है। तो टॉय टेलीफोन में हमने यहाँ पे एक कप ले रखा है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक कप लिया है, और कप के बीच में यहाँ पे एक होल सा कर रखा है, और यहाँ पे एक गैप है, और ये यहाँ पे एक थ्रेड लगा दिया 20 मीटर लॉन्ग लगा दिया। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे 20 मीटर एक थ्रेड लगा देते हैं, और यहाँ पे छोटा सा होल कर देते हो, यहाँ पे इसको सुनाई देगा। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो बॉय खड़े हैं, यहाँ पे दो लड़के खड़े हैं। अब ये अपने कान में लगाएगा और यहाँ से कुछ, ये यहाँ से सुनेगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, साउंड को सुनेगा, और ये यहाँ पे साउंड को बोलेगा। तो जैसे यहाँ पे कुछ ये बोलता है, हेलो आप कौन हो, तो ये जो साउंड यहाँ पे क्या करेगी, स्ट्रिंग से ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करेगी, ट्रैवल करके ये दूसरे वाले लड़के को यहाँ पे क्या करेगी, सुनाई देगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मीडियम है वो यहाँ पे क्या, सॉलिड मीडियम है। सॉलिड कौन सा मीडियम है, यहाँ पे जो थ्रेड है, जो जिस थ्रेड से ये दोनों कप कनेक्ट है, वो यहाँ पे क्या हो गया, एक मीडियम के तरीके काम करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो साउंड है उसके लिए यहाँ पे क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ, मीडियम यहाँ पे साउंड के लिए क्या होती है, मीडियम की जरूरत होती है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे ना मीडियम सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, वो मीडियम यहाँ पे बिल्कुल क्या है, वैक्यूम होगा। मतलब जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक गिलास जा रहा है, ये यहाँ पे क्या है, एक गिलास जा रहा है, इसमें एक घंटी रखी हुई है, इसमें यहाँ पे बैल रखी हुई है। अब यहाँ पे इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, और ये बैल बजेगी तो सामने वाला जो पर्सन है उसको सुन पाएगा।
बट अगर यहाँ पे क्या है, एयर प्रेजेंट नहीं है, एयर को यहाँ पे वैक्यूम के जरिए बाहर निकाल लिया, एयर को यहाँ पे वैक्यूम करके इसको बाहर निकाल लिया, तो अब यहाँ पे जो घंटी बजेगी वो सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जो साउंड है वो ट्रेवल सिर्फ मीडियम के कारण ही कर पाएगा। तो वहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस होनी चाहिए, और एयर यहाँ पे क्या होता है, गैस में आता है, तो गैस यहाँ पे क्या होता है, मीडियम होता है। बट जब यहाँ पे एयर ही नहीं रहेगी, यहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं रहेगा, तो वो इसको सुन ही नहीं पाएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, मून की बात कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखा होगा आपने, चांद पे जो हमारे एस्ट्रोनॉट है वो जाते हैं, तो वहाँ पे भी एयर नहीं होती, तो वो आपस में कैसे बात कर पाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे जो है आपस में एयर तो होती नहीं है, कैसे बात करेंगे, तो वो वहाँ पे बात करते हैं रेडियो वेव्स के कारण। किसके कारण? रेडियो वेव्स के कारण। उनके पास एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसमें जो क्या होती है, वहाँ पे रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सबकी स्पीड बताऊँगा, कि सॉलिड की और लिक्विड की और गैस की। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि एयर की यहाँ पे जो स्पीड होती है साउंड में, वो यहाँ पे कितनी रहती है, 343 मीटर पर सेकंड रहती है। और वाटर में जो स्पीड रहती है, वाटर में रहती है यहाँ पे 1500 मीटर पर सेकंड। किसी बुक्स में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है आगे पीछे का, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वो 10 से लेकर 15 के बीच में रहेगा। तो वाटर की जो स्पीड रहती है वो यहाँ पे कितनी रहती है, 1500 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं आयरन की बात कर लूँ, आयरन यहाँ पे क्या हो गया, मेटल में आ गया, सॉलिड में आ गया, तो इसकी यहाँ पे जो स्पीड होगी वो यहाँ पे कितनी होगी, 5000 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा जो साउंड ट्रेवल करेगा फास्टेस्ट, वो किस में करेगा, आयरन में करेगा, सॉलिड में, उसके बाद वाटर में, और उसके बाद एयर में। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बात कर लेता हूँ, कि आपने देखा होगा अगर हम यहाँ पे फायर क्रैकर जलाते हैं या कभी बादल गरजते हैं, तो आपने पहले लाइट को देखा होगा, उसके बाद वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर की जो साउंड की स्पीड है एयर में, वो कितनी है, 343 मीटर पर सेकेंड, जबकि जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कितनी ज़्यादा हुई देखा जाए तो, कंपेयर करें हम यहाँ पे एयर से, तो इसलिए हमें पहले लाइट दिखाई देती है। इसलिए पहले हमें यहाँ पे क्या दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है। उसके बाद हमें वहाँ पे क्या होता है, हमें उसकी साउंड सुनाई देती है, क्योंकि साउंड थोड़ी स्लो ट्रेवल करती है और लाइट पहले ज़्यादा बहुत तेज ट्रेवल करती है। तो इसके कारण अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, तो हमें यहाँ पे रीज़न बताना है। तो रीज़न यहाँ पे क्या होगा, हम दोनों के स्पीड को यहाँ पे दिखा देंगे कि एयर की जो साउंड की स्पीड होती है एयर में इतनी रहती है 343, और जो लाइट की स्पीड रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से जो साउंड है वो काफ़ी स्लो ट्रेवल करता है लाइट के मुकाबले। और यहाँ पे जितने भी मैंने आपको प्रोपोगेशन समझाए, यहाँ पे जितना भी मीडियम समझाए, होप आपको समझ में आ गए होंगे साउंड के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, वाई इज साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम यहाँ पे साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बोलते हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आपको यहाँ पे पता होगा साउंड वेव एयर के थ्रू पास करती है, तो वहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स, वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, बैक एंड फोर्थ में वाइब्रेट करते हैं, और जिस तरफ यहाँ पे साउंड वेव की डायरेक्शन होती है उसी तरफ यहाँ पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करके साउंड वेव्स को आगे ट्रेवल करने में हेल्प करते हैं। तो इसको यहाँ पे आसान भाषा में समझते हैं। ए हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और जो साउंड वेव्स है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, बी की साइड ट्रेवल कर रही है। तो जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल होगी वो हमारे यहाँ पे बैक एंड फोर्थ पोजीशन में धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या होगी, जो साउंड वेव्स है वो आगे की साइड क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ए से बी की तरफ जा रही है। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो वो डायरेक्शन हमारे यहाँ पे क्या है, ए से बी की तरफ है। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे इसलिए बनाई, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, बैक एंड फोर्थ पोजीशन में रैपिडली मूव करेगा, बैक एंड फोर्थ में रैपिडली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रैपिडली मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो साउंड वेव है वो हमारे यहाँ पे ए से बी की तरफ ट्रेवल कर रही है। और आप चाहे तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे कुछ इस प्रकार होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो जो हमारे यहाँ पे साउंड वेव ट्रैवल करती है, तो वो कैसे ट्रैवल करती है, पहले कंप्रेशन करेगी, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे एयर पार्टिकल्स काफ़ी पास पास होंगे, उसमें हमारे उस वक्त क्या होगी, हाई डेंसिटी होगी। फिर हमारे जो एयर पार्टिकल्स है वो दूर दूर होंगे, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, लो डेंसिटी होगी, और वहाँ पे रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे यहाँ पे ए है, एंड दूसरा हम यहाँ पे इसको बी कर लेते हैं। तो जो ये ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन है। इसमें जो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स है वो हमारे यहाँ पे क्या है, पास पास है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डेंसिटी होगी वो भी हमारी यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे हाई डेंसिटी होगी। बी में हमारी यहाँ पे क्या होगी,
लो डेंसिटी होगी और इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन बोलते हैं, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या है, रेयरफैक्शन है। और बीच में हमारी यहाँ पे क्या होगी, नॉर्मल डेंसिटी होगी। यहाँ पे ना तो हाई होगी ना ही कम होगी, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगी, नॉर्मल डेंसिटी होगी। और इसको हम यहाँ पे एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको यहाँ पे वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव का यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी शो कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। Which characteristics of the sound helps you to identify your friend by his voice while sitting with others in a dark room? तो यहाँ पे डार्क रूम में यहाँ पे क्या है, एक दोस्त बैठा है और हमें यहाँ पे उसकी आवाज़ से पहचानना है, क्योंकि वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, उसे हम यहाँ पे आवाज़ से ही पहचान सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे साउंड की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम अपने दोस्त को आइडेंटिफाई कर पाएँ उसकी आवाज़ से, जब वो यहाँ पे डार्क रूम में बैठा हो। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक साउंड की ऐसी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है जिससे हम यहाँ पे सिर्फ आवाज़ से ही पहचान सके, क्योंकि डार्क रूम में हमारा दोस्त तो दिखाई नहीं देगा। तो इसका साफ-साफ जो हमारा आंसर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ साउंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ साउंड। ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो हमारे यहाँ पे क्वालिटी ऑफ साउंड होती है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक तरह की खास विशेषता है जिससे हम यहाँ पे सेम पिच और सेम लाउडनेस की आवाज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वालिटी ऑफ साउंड में अगर यहाँ पे सेम लाउडनेस हो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेम लाउडनेस हो और सेम पिच हो, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे दोस्त डार्क रूम में बैठा है वो हमारा कौन सा दोस्त है। क्योंकि जो यहाँ पे साउंड की नोट्स होती है वो यहाँ पे क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिससे कि हम यहाँ पे पसंदीदा अपने इंस्ट्रूमेंट को पहचान पाते हैं और अपने पसंदीदा सिंगर की आवाज़ को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये हमारे यहाँ पे कौन सा सिंगर है और ये वाला हमारे यहाँ पे कौन सा सिंगर है। तो आपको यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है, जो हमारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ साउंड होगा, जिससे हम यहाँ पे आसानी से अपने दोस्त को पहचान पाएंगे कि हमारा कौन सा दोस्त है जो डार्क रूम में बैठा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली बट थंडर इज हियर्ड अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश इज सीन बाय। तो जो यहाँ पे फ्लैश है वो हमें यहाँ पे पहले दिखाई देता है और जो थंडर है वो हमें यहाँ पे बाद में सुनाई देता है। जब यहाँ पे बिजली कड़कती है तो उसमें जो लाइट है वो हमें यहाँ पे पहले दिखाई देती है और जो यहाँ पे बिजली कड़कने की आवाज़ होती है वो हमें यहाँ पे बाद में सुनाई देती है। तो ऐसा यहाँ पे क्यों होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मेन डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, स्पीड का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ तो जो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड होती है इन एयर वो यहाँ पे काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो हमारी यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो हमारे यहाँ पे कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकंड। कहीं कहीं पे यहाँ पे 343 भी लिखा रहता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप वहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की, तो वो भी लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो जहाँ पे लाइट की स्पीड होती है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ऐसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे और भी जगह देख सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई फायर क्रैकर चलाता है तो उसकी रोशनी हमें यहाँ पे पहले दिखाई देती है और जब उसकी आवाज़ है वो हमें यहाँ पे बाद में सुनाई देती है। तो एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे फायर क्रैकर का भी ले सकते हैं। तो जो फायर क्रैकर है उसमें हम रॉकेट लेते हैं, तो रॉकेट जो हमारा है वो ऊपर जाता है और उसकी जो रोशनी है वो पहले दिखाई देती है जब वो बर्स्ट होता है, और उसके बाद जो उसकी साउंड है वो हमें यहाँ पे बाद में सुनाई देती है। और इस तरीके से यहाँ पे और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आप यहाँ पे दोनों की स्पीड का कंपैरिजन बता सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। अ पर्सन हैज़ अ हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। जो पर्सन की यहाँ पे हियरिंग रेंज होती है वो हमारी यहाँ पे कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होती है। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ्स ऑफ साउंड वेव्स इन एयर कोरस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज। तो हमें यहाँ पे जो दोनों फ्रीक्वेंसीज दे रखी है इनका हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 344 मीटर पर सेकेंड। और जो हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड लेके चलनी है वो हमें यहाँ पे 344 मीटर पर सेकेंड लेके चलनी है। तो इसको मैं यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करके चलूंगा, ए एंड बी पार्ट में। और उससे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पर्सन लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे पर्सन हियरिंग रेंज दे रखी है, पर्सन हियरिंग रेंज, जो कि यहाँ पे कितनी है, 20 हर्ट्ज टू
20 किलो हर्ट्ज़ या कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज़ के बराबर होगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे 1 किलो हर्ट्ज़ है वो हमारा कितना होता है 1000 हर्ट्ज़ के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमें दोनों फ्रीक्वेंसी दे रखी है इनका हमें वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ को हम यहाँ पे लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं और जो हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है वो हमें यहाँ पे कितनी रखी है 344 मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ साउंड को मैंने यहाँ पे वी से डिनोट कर रखा है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट केस की बात कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट केस हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में जो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे 20 हर्ट्ज लेके चलेंगे, और जो हम यहाँ पे स्पीड ले रहे हैं वो हम यहाँ पे कितनी ले रहे हैं 344 मीटर पर सेकंड लेके चल रहे हैं। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। हमें निकालना क्या था, वेवलेंथ निकालना था। तो वेवलेंथ इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो स्पीड हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है 344 मीटर पर सेकंड रखी है, और फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे कितनी रखी है 20 हर्ट्ज या कह सकते हैं 20 पर सेकंड, यहाँ सेकंड की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है वाइब्रेशंस पर सेकंड होता है। तो हम यहाँ पे इसकी हर्ट्ज की जगह पर सेकंड ले सकते हैं। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अब मुझे यहाँ पे 20 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ पे सिंपल जो हमारा वेवलेंथ है वो हमारा निकल के आ गया 17.2 मीटर निकल के आ गया। तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट केस हो गया जब हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज ली थी। तो इसकी वेवलेंथ हमारी यहाँ पे कितनी आएगी 17.2 मीटर आएगी। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेकंड केस की। तो सेकंड केस में जो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेनी है वो हमें यहाँ पे क्या लेनी है, वो हमें यहाँ पे लेनी है 20,000 हर्ट्ज लेनी है। कितनी लेनी है 20,000 हर्ट्ज। और जो हमें यहाँ पे स्पीड लेनी है वो हमें यहाँ पे सेम ही लेनी है 344 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा वेवलेंथ हो जाएगा। हमें निकालना क्या था, वेवलेंथ ही निकालना था। तो वेवलेंथ इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे स्पीड कितनी रखी है 344 मीटर पर सेकंड रखी है, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 20,000 पर सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड की पावर -1, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 172, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको नॉर्मल तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 172, इसको मुझे यहाँ पे किससे डिवाइड करना है 10,000 से करना है। तो यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको जब तक ले जाना है जब तक ये 10,000 से डिवाइड होने लायक ना हो जाए। तो हमें यहाँ पे एक और जीरो लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे 1 से कर सकते हैं, तो 1 से करने पे यहाँ पे कितना आएगा 10,000 आ जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 7200 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, हम यहाँ पे जीरो ले सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 7 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70,000 आ जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000, पॉइंट लगा हुआ है, हम यहाँ पे जीरो ले सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे 2 से करना है। तो ये हमारी जो वेवलेंथ आएगी ये हमारी कितनी आ जाएगी 0.0172 मीटर आ जाएगी। तो 20 हर्ट्ज के लिए हमें जो वेवलेंथ निकली है वो हमारे यहाँ पे 17.2 मीटर निकली है, और 20 किलो हर्ट्ज या कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज के लिए जो वेवलेंथ निकली है वो हमारे यहाँ 0.0172 मीटर निकली है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। Two children are at opposite ends of an aluminum rod. One strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave in air and in aluminum to reach the second child. तो यहाँ पे क्या एक एल्यूमिनियम रॉड है, इसकी लेंथ हमें यहाँ पे नहीं पता। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है एल्यूमिनियम रॉड है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी एल्यूमिनियम रॉड हो जाएगी। इसकी लेंथ हमें यहाँ पे नहीं पता, तो इसकी लेंथ को मैं यहाँ पे क्या करूँगा एल मान लूँगा। ये हमारे यहाँ पे दो एंड हो जाएंगे, एक एंड ए हो जाएगा, दूसरा एंड हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले वाले चाइल्ड ने क्या करा एक स्टोन लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक स्टोन लिया और इसको यहाँ पे रॉड पर स्ट्रक किया। तो वहाँ पे क्या होगी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होगी, और वो साउंड वेव्स हमारे यहाँ पे क्या होगी बी की तरफ ट्रेवल करेगी। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है रेशियो निकालना है साउंड वेव का। एक तो हमें यहाँ पे एयर का निकालना है और दूसरा हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम रॉड का निकालना है। तो यहाँ पे जो एयर में साउंड वेव ट्रैवल करेगी और जो यहाँ पे एल्यूमिनियम में ट्रैवल करेगी, इन दोनों का क्या निकालना है रेशियो निकालना है। और जो हमारे यहाँ पे साउंड वेव ट्रैवल करेगी वो हमारे यहाँ पे एल्यूमिनियम में काफ़ी तेज करेगी, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पे साउंड वेव है वो यहाँ पे डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो एल्यूमिनियम और एयर में जो करेगा उसको मैं यहाँ पे एल मान के चलूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रैवल बाय साउंड
डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इन एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम एंड एयर। इसको मैं यहाँ पे क्या मान के चलूँगा, एल मान के चलूँगा। अब मैं यहाँ पे पहले वाले पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ, किसके लिए, एयर के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, एयर की बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन एयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर अपॉन यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम टेकन, टाइम टेकन इन एयर, कितना टाइम लगेगा यहाँ पे इसको ट्रैवल करने में। तो जो हम यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे 346 मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन ही होगा, 346 मीटर पर सेकेंड हिंट के रूप में गिवन होगा। और जो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल होगी एयर में वो हमें यहाँ पे नहीं पता, उसको हमने यहाँ पे क्या माना है, एल माना है, अपॉन टाइम टेकन इन एयर, इसको हमें यहाँ पे एज इट इज ही लिखना है, टाइम टेकन इन एयर, वो हमें यहाँ पे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट ले लूँगा एल्यूमिनियम के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, एल्यूमिनियम की बात कर रहा था, एल्यूमिनियम ले लेंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन एल्यूमिनियम, एयर की जगह हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एल्यूमिनियम, शॉर्ट फॉर्म में एयर ले लेता हूँ। एंड नीचे हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम टेकन, टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम। तो स्पीड ऑफ साउंड जो हम यहाँ पे लेंगे एल्यूमिनियम के लिए वो भी हमें यहाँ पे हिंट में दे रखा होगा, 6420 मीटर पर सेकंड लेना है। तो 6420 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल इन एल्यूमिनियम को हमने यहाँ पे क्या माना था, एल माना था। और टाइम टेकन हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम, टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम एज इट इज लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन। तो दोनों को डिवाइड करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम टेकन को ऊपर ले जाएंगे एंड 346 हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइम टेकन, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल अपॉन 346 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एज इट इज़ ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इक्वल टू एल अपॉन 6420 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे सिंपल डिवाइड कर सकता हूँ। तो डिवाइडिंग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, एल अपॉन 346 आ जाएगा। और नीचे डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल अपॉन 6420 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से करना है एंड बीच वाले को बीच वाले, एल मल्टीप्लाई 6420 डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई 346 आ जाएगा। एल से एल कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 6420 को डिवाइड करना है 346 से। तो वो मैं यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6420, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 346 से करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 से कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 346 आ जाएगा। 12 में से 6 के 6 बचा, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 13 में से 4 गए, यहाँ पे 9 बचा। यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 5 में से 3 गए, हमारे यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। उसके बाद यहाँ पे 0 पहले से ही लगा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 6 यहाँ पे कितना होता है, 48 होता है। 4 कैरी चला गया, 8 4 यहाँ पे 32 एंड यहाँ पे आ जाएगा 36। 3 कैरी चला गया, 8 3 24 एंड यहाँ पे आ जाएगा 27। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, 15 में से 6 गए, हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 8 में से 7 गए, 1 बचा, 192 आ गया। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 6 जा 30 का 0, 3 कैरी चला गया, 5 4 जा 20, 23 आ जाएगा, 2 कैरी चला गया, 5 3 जा 15 एंड 2 17 आ गया। फिर देखते हैं किससे हुआ, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 12 में से 3 गए, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 8 में 7 गए, 1 आ गया। पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले सकते हैं। दोबारा 1900 आ गया, दोबारा हमें यहाँ पे 5 से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 18.55 एंड नीचे हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 346 को टोटल डिवाइड कर रहे हैं 6420 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18.55 आ जाएगा। तो जो हमारा रेशियो बना वो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, 18.55 रेशियो 1 आ जाएगा। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मैनी टाइम डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो यहाँ पे बोला गया जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड है वो हमारे यहाँ पे कितनी है, 100 हर्ट्ज है। तो कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है
वो हमारे यहाँ पे कितनी है 100 हर्ट्ज है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि 1 मिनट में कितने टाइम्स वाइब्रेट करेगा। तो हमें यहाँ पे किसका निकालना है? 1 मिनट का निकालना है। और फ्रीक्वेंसी जो हमें यहाँ पे दे रखी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? पर सेकंड है। इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या है? 100 पर सेकंड जो है फ्रीक्वेंसी है। तो इसको मैं यहाँ पे एक और तरीके से लिख सकता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है? 1 वाइब्रेशन इन सेकंड। 1 वाइब्रेशन इन 1 सेकंड लिख लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना है? 100 है। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे 60 सेकंड में वाइब्रेशन होगी वो हमारे यहाँ पे कितनी होगी? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे 60 सेकंड्स का निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाइब्रेशन वाइब्रेशन इन 60 सेकंड। इसको हमें यहाँ पे 100 से 60 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 6000 टाइम्स टाइम्स इन मिनट। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6000 टाइम्स इन मिनट्स। तो 1 सेकंड में ये हमारे यहाँ पे क्या होता है? 100 टाइम्स हो रहा था। तो हमारा यहाँ पे 60 सेकंड में कितना होगा? 6000 टाइम्स हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है? डज़ साउंड फॉलो द सेम लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन एज़ लाइट डज़? एक्सप्लेन। तो यहाँ पे हमें बताना है कि साउंड भी हमारे यहाँ पे सेम लॉ को फॉलो करता है जैसे हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता था। तो करते हैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस डायग्राम से समझते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? एक हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 कार्डबोर्ड ट्यूब ले रखे हैं और इसके अंदर से हमारे यहाँ पे क्या होगा? साउंड वेव ट्रैवल करेगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है? क्लॉक है। क्लॉक से हमारी आवाज़ आएगी टिक टिक की। तो ये साउंड जो है हमारे यहाँ पे क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होगी और उसके बाद ये हमारे यहाँ पे क्या हो रही है? साउंड वेव रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो साउंड है वो हमारे यहाँ पे ट्रैवल करके कहाँ जा रही है? बी पोजीशन पे जा रही है। तो ट्रैवल हमारे यहाँ पे कहाँ से कर रही थी? ए से कर रही थी। ए से हमारे यहाँ पे कार्डबोर्ड ट्यूब के अंदर से क्या कर रही थी? क्लॉक की जो साउंड है टिक टिक की वो जा रही थी। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे कार्डबोर्ड ट्यूब सेकंड है उससे हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड साउंड वेव आ रही थी जिसकी वजह से हम यहाँ पे उसको सुन पा रहे थे। तो जो हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ था वो भी हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली सेम था। वहाँ पे होता क्या था? जो इंसिडेंट लाइट थी और जो हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट थी और जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल था वो हमारे यहाँ पे एक ही प्लेन पे लाई करता था। तो इसमें भी हमारे यहाँ पे सेम होगा। जो हमारे यहाँ पे इंसिडेंट साउंड वेव है और जो हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है और जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल है वो भी हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है? एक ही प्लेन पे इंसिडेंट कर रहा है। और ये तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं या हम बोल सकते हैं एक ही रिफ्लेक्टेड सरफेस पे ये तीनों की तीनों चीज़ें आ रही हैं। और ऐसे ही हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के लॉज में होता था। वहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन पे लाई करते थे, एक ही प्लेन से टकराते थे। और ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? साउंड वेव में भी हो रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी में आप यहाँ पे लिख सकते हो जो हमारे यहाँ पे इंसिडेंट साउंड वेव है, जो हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है और जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल है वो हमारे यहाँ पे एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंसिडेंस कर रहे हैं। और ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे यहाँ पे एक ही प्लेन पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सेकंड होता है उसमें हमारे यहाँ पे क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा किसके बराबर था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर था। इसमें भी हमारे यहाँ पे क्या होगा? जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल आई हमारा किसके बराबर होगा? एंगल आर के बराबर होगा। तो होप आपको यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तो हमें यहाँ पे पता चलता है जो लॉ था वो यहाँ पे दोनों में ही वर्क करता है, साउंड में भी और लाइट में भी। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा और क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है? व्हेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड एको इज प्रोड्यूस्ड, let the distance between the reflecting surface and the source of sound production remains the same. Do you hear echo sound on a hotter day? तो अगर यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है वो कुछ दूरी पे रखा हुआ है तो वहाँ से एको साउंड प्रोड्यूस होती थी। तो वो मैं दूरी भी बता देता हूँ कितनी दूरी होनी चाहिए। वो दूरी कम से कम यहाँ पे 17.2 मीटर होनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे एक पर्सन है, साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो उसके बाद ये साउंड यहाँ पे क्या होगी? इससे टकराएगी। इससे टकराने के बाद यहाँ पे क्या होगी? वापस आएगी। तो यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस होती थी वो हमारे यहाँ पे क्या होती थी? 17.2 प्लस 17.2 होती थी। और यहाँ पे इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की दूरी होगी वो हमारी सिंपल कितनी होगी? 17.2 मीटर होगी। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एको सुनने के लिए कम से कम 1/10 ऑफ सेकंड का गैप होना चाहिए। कितना गैप होना चाहिए? 1/10 सेकंड का गैप होना चाहिए ओरिजिनल साउंड में और रिफ्लेक्टेड साउंड में।
दोनों साउंड के बीच में जो गैप होना चाहिए वो हमारा कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड का कम से कम गैप होना चाहिए, जब भी हम यहाँ पे एको सुन पाएँगे। तो यहाँ पे बोला गया है जो हमारे यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जहाँ से हमारे यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अगर इनकी दूरी हमारे यहाँ पे गर्मियों के दिनों में भी सेम रहती है, तो वहाँ से एको साउंड प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? तो मैं आपको बता दूँ कि गर्मी के दिनों में जो हमारे यहाँ पे साउंड ट्रैवल करती है, वो हमारे यहाँ पे कोल्ड डे से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है और वो दूरी यहाँ पे गर्मियों के दिनों में भी सेम रहेगी। तो वहाँ पे जो एको होगा, वो हमारे यहाँ पे काफ़ी कम प्रोड्यूस होगा या बिल्कुल होगा ही नहीं। और इस क्वेश्चन के आंसर में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है, गिव 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो पहला जो हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप हो जाएगा। और दूसरा अगर बी पार्ट में आपको लिखना होगा, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, साउंड बोर्ड होगा। क्या होगा हमारे यहाँ पे, साउंड बोर्ड। में यहाँ पे लिख देता हूँ BOARD। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउंड बोर्ड हो जाएगा। तो स्टेथोस्कोप को हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें यहाँ पे क्या क्या है। एक तो हमारे यहाँ पे चेस्ट पीस है, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है, डायफ्राम है, तीसरा हमारे यहाँ पे रबर ट्यूब है, चौथा हमारे यहाँ पे क्या है, ईयर पीस है। तो जो यहाँ पे स्टेथोस्कोप का लास्ट पार्ट है, वो किस पे लगाता है डॉक्टर, चेस्ट पे लगाता है। और हार्ट बीट वहाँ पे क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तरह का वहाँ पे क्या करेंगे, साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, रबर ट्यूब है, और रबर ट्यूब में हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है साउंड वेव्स की। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हुए यहाँ पे ईयर पीस पे जाएगा और डॉक्टर के कानों में हमारे यहाँ पे क्या होगी, हार्ट बीट सुनाई देगी। तो जो हमारे यहाँ पे स्टेथोस्कोप है, वो हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, साउंड वेव रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पे ईयर पीस पे जाएगी, जिसकी वजह से डॉक्टर हमारी हार्ट बीट सुन पाएगा। इसमें हम यहाँ पे क्या लेंगे, साउंड बोर्ड लेंगे। इसको हम यहाँ पे कॉनकेव बोर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो यहाँ पे शेप होता है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कॉनकेव शेप होता है। और ये भी हमारे यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसको हम यहाँ पे आसान भाषा में समझते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, म्यूजिशियन है। ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, पियानो बजा रहा है। इसके बाद जो यहाँ पे साउंड वेव्स है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, ऊपर टकरा रही है। ऊपर जो हमारे यहाँ पे सीलिंग है, उसकी शेप हमारे यहाँ पे क्या, कर्व्ड है। कर्व्ड शेप होने की वजह से ये हमारे यहाँ पे क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी, साइड में जाके दीवार से टकराएगी। और जिस भी हॉल में हम बैठेंगे, वहाँ पे पूरी तरीके से आवाज़ पहुँच पाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे साउंड बोर्ड काम करता है। और ये ज़्यादातर सिनेमा हॉल, कंसर्ट हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल में यूज़ होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ऊपर की सीलिंग होती है, उसका शेप यहाँ पे क्या होता है, कर्व शेप होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो साउंड के और यहाँ पर चारों तरफ आवाज़ पहुँच पाए। होप आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के दोनों एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 500 मीटर हाई into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard at the top? और हमें यहाँ पे ग्रेविटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है हमें 340 मीटर पर सेकंड। तो जो जो हमें यहाँ पे गिवन है, वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टावर की हाइट दे रखी है, जो कि हमारी यहाँ पे कितनी है, 500 मीटर हाई है। तो टावर की हाइट को मैं यहाँ पे एस से डिनोट करूँगा, स्मॉल एस से। ये हमारे यहाँ पे कितना है, 500 मीटर हाई है। उसके बाद हमें यहाँ पे ग्रेविटी दे रखी है, जो कि यहाँ पे कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और स्पीड ऑफ साउंड हमें यहाँ पे दे रखा है, जो कि यहाँ पे कितना है, 340 मीटर पर सेकंड दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नीचे हमारे यहाँ पे क्या है, पॉन्ड ऑफ वाटर है, ऊपर हमारे यहाँ पे क्या है, टावर है। और इसके जो डिस्टेंस है, वो हमारे यहाँ पे कितने रखी है, 500 मीटर की दे रखी है। तो यहाँ पे ऊपर से क्या करा, स्टोन को नीचे की तरफ फेंका। जब ये स्टोन नीचे की तरफ जाएगा, तो उसका हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टोन है, वो यहाँ पे क्या करेगा, पानी से टकराएगा और उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होगी, उसको यहाँ पे ऊपर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो हमें यहाँ पे 2 टाइम निकालने पड़ेंगे। एक टाइम में हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा जो स्टोन है, उसको यहाँ पे नीचे आने में कितना टाइम लगा। नीचे पानी में टकराने के बाद जो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी, उसको यहाँ पे ऊपर पहुँचने में कितना टाइम लगा। इन दोनों के टाइम को कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे फाइनल आंसर बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले वाले का टाइम निकालूंगा कि ऊपर से नीचे आने में इसको कितना टाइम लगा होगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे यहाँ पे क्या था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू हमारे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी था। तो स्टोन हमारे यहाँ पे ऊपर जो था, रेस्ट पोजीशन पे था, जिसकी वजह से यहाँ पे यू जो होगा, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एस हमारे यहाँ पे कितना था, 500 मीटर था। इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ग्रेविटी हमें यहाँ पे कितना लेता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। हमें यहाँ पे टाइम निकालना है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। हम यहाँ पे इसको ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 500 = 5 टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा एंड टी इक्वल टू √100। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10 सेकंड आ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम निकाल रहे थे। इसकी यूनिट ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगी, सेकंड होगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे पता चल गया, जो हमने यहाँ पे ऊपर से नीचे पत्थर फेंका था उसको यहाँ पे नीचे आने में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड का समय लगा। और जब यहाँ पे पानी से टकराएगा उसकी आवाज़ यहाँ पे ऊपर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, इसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लूँगा। वो हमारे यहाँ पे क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड हमारे यहाँ पे कितना होगा, 340 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमारे यहाँ पे कितना था, 500 मीटर था। और टाइम हम यहाँ पे निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 340। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया एंड 50 को हमें 34 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 34 से। 1 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, 10 में से 4 गए 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 3 गए 1। पॉइंट लगा के 0 ले सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। 4 4 16 का 6, 1 कैरी गया, 4 3 12 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13। बचा हमारे यहाँ पे कितना, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 2। पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे 7 से करना पड़ेगा। 7 4 28 का 8, 2 कैरी चला गया, 7 3 21 एंड यहाँ पे आ जाएगा 23। तो हमारा कितना आ गया, 1.47 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1.47 सेकंड। अब हम यहाँ पे टोटल टाइम निकाल सकते हैं। तो 10 सेकंड इसे यहाँ पे नीचे आने में लगेंगे और जो यहाँ पे पानी की आवाज़ को ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, 1.47 सेकंड का समय लगेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टाइम टेकन टू हियर स्प्लैश ऑफ वाटर एट टॉप। कितना समय लगेगा हमें यहाँ पे, 10 सेकंड प्लस 1.47 सेकंड। तो ये टोटल हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11.47 सेकंड हो जाएगा। तो इतना हमें यहाँ पे टोटल समय लगेगा जो हमने यहाँ पे पत्थर नीचे की तरफ फेंका था उसकी आवाज़ सुनने के लिए। होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकंड इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, विल इट बी ऑडिबल। तो हमें यहाँ पे साउंड वेव की स्पीड दे रखी है 339 मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि वो जो फ्रीक्वेंसी वो हमें यहाँ पे सुनाई देगी कि नहीं देगी। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्पीड दे रखी है जो कि यहाँ पे कितनी है, 339 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमें यहाँ पे वेवलेंथ रखा है जिसको हम यहाँ पे लैम्डा से डिनोट करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 0.015 मीटर हो जाएगा। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड अपॉन वेवलेंथ हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड हमें यहाँ पे कितने रखे, 339 मीटर पर सेकंड। और जो हमें यहाँ पे वेवलेंथ रखी है वो हमारे यहाँ पे कितने, 0.015 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, पर सेकंड बचेगा, मतलब हम यहाँ पे इसको हर्ट्ज लिख सकते हैं। और डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जिससे कि हमारा जो पॉइंट है वो रिमूव हो जाए। तो ऊपर मैंने 1000 कर दिया, नीचे मैंने यहाँ पे कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 339 एंड ऊपर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 000 एंड नीचे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। तो इसको मैं यहाँ पे साइड में डिवाइड कर लेता हूँ, 339 एंड यहाँ पे 000 आ गया। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 15 से करना है। 15 टू जाए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बचेगा यहाँ पे कितना, 9 बचा। फिर दोबारा हमारे यहाँ पे 30 आ जाएगा, 15 टू जा 30 आ जाएगा। बचा हमारे यहाँ पे कितना, 19 एंड 15 6 जा हमारे यहाँ पे कितना होता है, 90 होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कितना जीरो बचा, 2 जीरो बचा, वो हम यहाँ पे आगे लगा देंगे। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी का वो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 22600 हर्ट्ज आएगा। तो हमारे यहाँ पे यूनिट पे कितना आ रहा था, पर सेकंड आ रहा था, तो उसको हम यहाँ पे हर्ट्ज लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 22,600 हर्ट्ज आ जाएगी। और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या है, अल्ट्रासाउंड है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। और ये हमें यहाँ पे सुनाई नहीं देगा।
होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज रिवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना है कि रिवर्बरेशन होता क्या है, उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे बड़े बड़े हॉल होते हैं उसमें जो साउंड्स होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा देर तक सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है। और जो यहाँ पे रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है वो यहाँ पे वॉल से होता है, सीलिंग से होता है, और जो यहाँ पे हॉल का फ्लोर होता है, नीचे की साइड जो फ्लोर होता है उससे होता है। और उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे एक्सेसिव रिवर्बरेशन है, इसको कम करने के लिए यहाँ पे अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारे यहाँ पे रिवर्बरेशन है वो यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैनल्स की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे सीलिंग्स में लगाए जाते हैं। उसको हम यहाँ पे कंप्रेस्ड फायर बोर्ड का बना सकते हैं, जिससे कि जो हमारे यहाँ पे रिवर्बरेशन है वो हमारे यहाँ पे रिड्यूस हो सके, और जो साउंड वेव्स है उसको वहाँ पे वो आसानी से एब्सॉर्ब कर पाएँ। दूसरा, हम यहाँ पे फ्लोर्स पे कारपेट लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो साउंड वेव्स है वो भी यहाँ पे क्या कर सके, एब्सॉर्ब कर पाए। तीसरा, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डोर्स और विंडोज़ पे हम यहाँ पे हैवी कर्टन्स लगा सकते हैं। जो पर्दे हैं वो हम यहाँ पे हैवी लगा सकते हैं, कहाँ पर, दरवाजे पर और खिड़कियों पर, जिससे कि जो साउंड वेव्स है वो हमारे यहाँ पे क्या कर सके, एब्सॉर्ब कर पाए, और जो रिवर्बरेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा देर तक ना रहे। चौथा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो बड़े बड़े हॉल होते हैं या ऑडिटोरियम्स होते हैं उसमें जो सीट्स होती हैं वो हम यहाँ पे ऐसे मटेरियल का बना सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा साउंड जो है वो यहाँ पे क्या हो, एब्सॉर्ब हो सके। तो आप इस तरीके से यहाँ पे रिवर्बरेशन को रिड्यूस कर पाएंगे, और वहाँ पे साउंड्स की ओवरलैपिंग से हम यहाँ पे बच पाएंगे। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड, व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड ऑन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है और ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो कानों में किसी आवाज़ की सनसनाहट होने, जिससे पता चल सके कि आवाज़ यहाँ पे तेज है या कम है, वही हमारे यहाँ पे क्या होती है, लाउडनेस ऑफ साउंड होती है। और ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये हमारे यहाँ पे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। जो हमारे यहाँ पे लाउडनेस ऑफ साउंड है, जो हमारे यहाँ पे लाउडनेस ऑफ साउंड है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे किसी टेबल को स्ट्राइक करूँगा काफ़ी आराम से, तो वहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई होगी वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगी, काफ़ी कम होगी, जिसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी कम होगा, क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो हमारे यहाँ पे क्या है, कम है। तो एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से जो यहाँ पे लाउडनेस है वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। अगर मैं यहाँ पे सेम टेबल को काफ़ी तेज से स्ट्राइक करूँगा, तो वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी सप्लाई होगी, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस है एयर में वो भी हमारे यहाँ पे क्या होंगे, काफ़ी तेज़ प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो भी हमारा इंक्रीज़ होगा। और जब हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी, और हमें काफ़ी तेज़ आवाज़ सुनाई देगी। तो एक तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पर भी डिपेंड करता है, कि हम यहाँ पे कितनी फोर्स से ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेट कर रहे हैं। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच अ प्रे। तो हमें यहाँ पे बताना है जो बैट है वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड कैसे यूज करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे बैट होता है वो हमारे यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक स्क्वीक प्रोड्यूस करता है, जो सामने वाली ऑब्जेक्ट से टकरा के एको होता है, फिर दोबारा यहाँ पे बैट की तरफ आता है, जिससे कि उसको यहाँ पे पता चल जाता है कि सामने वाले ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, जिसकी वजह से वो आसानी से शिकार कर पाता है। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे बैट है वो यहाँ पे क्या करता है, शिकार करता है। वो यहाँ पे क्या करता है, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी में अल्ट्रासोनिक स्क्वीक, मतलब एक तरह से अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, जो सामने वाले प्रे से क्या करती है, टकराती है, और एको होके दोबारा वापस आती है, जिससे कि उसको यहाँ पे सामने जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी दूरी पता चल जाती है, और वो यहाँ पे आसानी से शिकार भी कर पाता है, और यहाँ पे आसानी से वो मूव भी कर पाता है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। से क्या पूछा गया है, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज्ड फॉर क्लीनिंग। तो हमें यहाँ पे बताना है जो अल्ट्रासाउंड है वो हम यहाँ पे क्लीनिंग पर्पस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसी मशीन्स होती है जिसको हम नॉर्मल तरीके से क्लीन नहीं कर पाते, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्पायरल ट्यूब्स हो गई। ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक तरह की स्पायरल ट्यूब्स है, इसको हम यहाँ पे आसानी से क्लीन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर क्लीनिंग सॉल्यूशन डालेंगे। क्या डालेंगे हम यहाँ पे, क्लीनिंग सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्लीनिंग सॉल्यूशन डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लीनिंग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव्स को पास करेंगे।
तो हाई फ्रीक्वेंसी के कारण जो क्लीनिंग सॉल्यूशन होता है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से वाइब्रेट करता है। तो जो यहाँ पे कोने-कोने में यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे क्लीनिंग सॉल्यूशन पहुँच जाता है, उनको वहाँ पर लूज़ करता है, फिर वो यहाँ पर क्या करते हैं क्लीनिंग सॉल्यूशन में आकर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो जो हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड है इस तरीके से हम यहाँ पे क्लीनिंग पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी मशीन्स में यूज़ हो सकता है, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में यूज़ हो सकता है और जो स्पाइरल पाइप्स होती है जिसको हम यहाँ पे आसानी से क्लीन नहीं कर पाते, वो हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की हेल्प से क्लीन कर पाते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अ सोनार। तो हमें यहाँ पे वर्किंग एंड एप्लीकेशन बताने किसकी, सोनार की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सोनार का मतलब पता होना चाहिए या इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो जो सोनार की फुल फॉर्म होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एंड रेंजिंग होती है। सोनार का यूज़ कहाँ पर होता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए और जो यहाँ पे समुद्र में झुंडों में जो यहाँ पे मछली घूमती है उनकी दूरी पता करने के लिए, सबमरीन की दूरी पता करने के लिए। तो जो यहाँ पे सोनार डिवाइस है इसमें हमारे यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारे यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है जिसके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है, रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर का काम हमारे यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रासाउंड पल्स को भेजना और रिसीवर का काम हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजी थी उसके एको को डिटेक्ट करना। और जो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है वो हमारे यहाँ पे कितनी होती है, 50 किलो हर्ट्ज तक होती है। कितनी होती है हमारे यहाँ पे, 50 किलो हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, शिप के नीचे यहाँ पे सोनार डिवाइस लगा रखे हैं जिसमें हमारा एक ट्रांसमीटर हो गया, दूसरा हमारा यहाँ पे रिसीवर हो गया। ट्रांसमीटर हमारे यहाँ पे क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड वेव्स को नीचे की साइड भेजेगा जिसकी यहाँ पे काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, 50 किलो हर्ट्ज तक होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हमने यहाँ पे नीचे भेजी थी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, एको होके दोबारा यहाँ पे क्या होगी, वापस आएगी शिप की तरफ और रिसीवर उसको यहाँ पे कैच कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा कि यहाँ पे जो समुद्र के नीचे की दूरी है वो यहाँ पे कितनी है। और इस तरीके से जो यहाँ पे दुश्मनों की सबमरीन्स होती हैं उनका पता कर लेता है। और जो यहाँ पे फिशरमैन होते हैं वो यहाँ पे फ़िश को पकड़ने के लिए, जो फ़िश जो यहाँ पे झुंड पे घूमती है उनकी दूरी पता करने के लिए भी यहाँ पे सोनार डिवाइस का यूज़ करते हैं। और सोनार के एप्लीकेशन में आप यहाँ पे बैट्स की बात कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे बैट होता है वो हमारे यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक स्क्वीक प्रोड्यूस करता है जो सामने वाली ऑब्जेक्ट से टकरा के एको होता है, फिर दोबारा यहाँ पे बैट की तरफ आता है जिससे कि उसको यहाँ पे पता चल जाता है कि सामने वाले ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, जिसकी वजह से वो आसानी से शिकार कर पाता है। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे बैट है वो यहाँ पे क्या करता है, शिकार करता है। वो यहाँ पे क्या करता है, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी में अल्ट्रासोनिक स्क्वीक मतलब एक तरह से अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है जो सामने वाले प्रेस से क्या करती है, टकराती है और एको होके दोबारा वापस आती है, जिससे कि उसको यहाँ पे सामने जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी दूरी पता चल जाती है और वो यहाँ पे आसानी से शिकार भी कर पाता है और यहाँ पे आसानी से वो मूव भी कर पाता है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या पूछा गया है, अ सोनार डिवाइस ऑन अ सबमरीन सेंड्स आउट अ सिग्नल एंड रिसीव्स एन एको 5 सेकंड लेटर। तो यहाँ पे क्या है, सोनार डिवाइस है वो सबमरीन से क्या करता है, सिग्नल भेजता है और 5 सेकंड बाद उसको यहाँ पे एको रिसीव होती है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज 3625 मीटर। हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है वाटर में और उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है जो सबमरीन और ऑब्जेक्ट की दूरी है वो हमारी यहाँ पे कितनी है, 3625 मीटर है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये हमारी यहाँ पे क्या सबमरीन है और नीचे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है और वो सिग्नल इसको यहाँ पे वापस रिसीव हो रहा है और इन दोनों में जो टाइम लग रहा है वो हमारे यहाँ पे कितना लग रहा है, 5 सेकंड का समय लग रहा है। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो हमारे यहाँ पे कितने पे होगी, 2.5 सेकंड की दूरी पर होगी, क्योंकि उसे यहाँ पे 2.5 सेकंड नीचे आने में लगेंगे एंड 2.5 सेकंड वापस जाने में लगेंगे। इसलिए यहाँ पे जो टोटल टाइम दे रखा है वो हमें यहाँ पे 5 सेकंड का दे रखा है। बट जो हमें यहाँ पे दूरी दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन, वो हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, 3625 मीटर की दूरी दे रखी है। तो इसका मतलब जो हम यहाँ पे टाइम लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे 2.5 सेकंड का लेके चलेंगे। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो टाइम हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.5 सेकंड का हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट की दूरी या डिस्टेंस है वो हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3625 मीटर की हो जाएगी। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, स्पीड ऑफ साउंड निकालना था। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3625 मीटर हो जाएगा। टाइम हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.5 सेकंड। तो इसको सिंपल डिवाइड कर लेंगे, इसके लिए मुझे यहाँ पे पॉइंट हटाना पड़ेगा।
मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 36250 एंड नीचे हमारे यहाँ पे आ जाएगा 25। इसको यहाँ पे सिंपल डिवाइड कर लेता हूँ साइड में, 36250 इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है 25 से करना है। तो सबसे पहले 1 से करना पड़ेगा, उसके बाद हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, बचा यहाँ पे कितना 12 बचा, ऊपर से ले लेंगे 5 तो यहाँ पे कितना आ गया 125। उसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 125 एंड 0 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 1450। तो स्पीड हमारी यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी 1450 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगी। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट्स इन अ मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। तो हमें यहाँ पे बताना जो मेटल ब्लॉक होते हैं उसमें जो डिफेक्ट आ जाता है तो हम यहाँ पे उसको कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मेटल ब्लॉक है वो हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में यूज़ होता है और इसमें हमारे यहाँ पे क्या होते हैं इंटरनल क्रैक्स आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं यहाँ पे इंटरनल क्रैक्स हो जाते हैं, जिसको यहाँ पे डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की हेल्प लेते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, हमें यहाँ पे क्या लेना है मेटल ब्लॉक लेना है, उसके बाद हमें यहाँ पे अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स लेने हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स एक तरफ से पास करेंगे, अगर यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी एको प्रोड्यूस नहीं होगी और जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो यहाँ पे सीधे तरीके से निकल जाएंगी और अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा कि जो वेव्स हमने यहाँ से भेजी थी वो यहाँ पे सही तरीके से वापस आई कि नहीं आई। तो पहले वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इसी वजह से जो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो यहाँ पे आसानी से अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर रहा है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। जबकि यहाँ पे बी वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा इस वाले मेटल ब्लॉक में यहाँ पे बीच में क्या है क्रैक है। इसको यहाँ पे सिंपल भाषा में समझते हैं तो यहाँ पे मेटल ब्लॉक है, इसमें हमारे यहाँ पे क्या था डिफेक्ट था। जब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वेव्स जाएंगी तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स यहाँ पे पहली बात तो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे पूरा क्या है गैप है और यहाँ पे होगा क्या जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे एको होके वापस आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा डिफेक्ट है और इससे आगे जो वेव्स है वो यहाँ पे सीधा सीधा ट्रेवल नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इस डिफेक्ट को आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हेल्प करते हैं मेटल ब्लॉक के क्रैक को ढूंढने में। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।